बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है थर्मोकपल्स। लास्ट टाइम हमने अ, जो टेम्परेचर सेंसर्स किए थे या डिस्कस किया था उसमें आरटीडी शामिल था और थर्मिस्टर शामिल थे। तो आज थर्मल सेंसर्स में ये थर्ड टाइप ऑफ सेंसर है जो कि थर्मोकपल कहलाता है। अगर आपको याद हो तो आरटीडी और जो थर्मिस्टर थे वो पैसिव ट्रांसड्यूसर थे, बिकॉज उनमें एक्सटर्नल पावर रिक्वायर हुआ करती थी उनको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन जो थर्मोकपल होते हैं ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, बिकॉज इनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती। ये विद द चेंज इन टेम्परेचर ये खुद पावर जनरेट करते हैं, या फिर इन अदर वे यू कैन से दैट दे कैन जनरेट वोल्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीमेंट और चेंज इन द टेम्परेचर। तो चूंकि ये अपना वोल्टेज खुद जनरेट करते हैं इसीलिए हम इनको एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अच्छा जी। A thermocouple is a device used to convert heat energy into a voltage output। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसी भी थर्मोकपल की कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट किस में करती है, वोल्टेज आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। टेम्परेचर मेजरमेंट with thermocouple is based on the Seebeck effect, and the Seebeck effect is when the junction of two different kind of metals is heated, a voltage is generated। यानी कि जो थर्मोकपल होता है उसके ज़रिए जब हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो जिस लॉ पे या जिस थीम पे वो बेस करता है वो कहलाता है सीबेक इफ़ेक्ट। सीबेक इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर एक मेटेलिक जंक्शन है, दो दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, उनका हमने एक जंक्शन क्रिएट किया है या उनको आपस में ज्वाइन किया है एक एंड पे। तो अगर उस एंड को आप हीट करोगे तो हीट करने के नतीजे में क्या होगा, उसके दूसरे एंड्स के ऊपर वोल्टेज जनरेट होगा। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं हमारे पास ये एक थर्मोकपल है। ठीक है, ये जो राउंड सर्कल ड्रॉ किया है इसके अंदर थर्मोकपल मौजूद है। इसमें दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, पहला निकल है और दूसरा कॉपर है। इन दोनों के जो एक एंड हैं वो आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग अ जंक्शन। तो इनको अटैच करके हमने एक जंक्शन फॉर्म किया है। जबकि जो दूसरा एंड आप देख रहे हैं इन दोनों मेटल्स का या इन दोनों मटेरियल्स का, वो सेपरेटेड है, वो आपस में ज्वाइंट नहीं है। तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे जंक्शन कहलाता है, जहाँ पे जंक्शन क्रिएट हुआ है जो कि जंक्शन पॉइंट कहलाता है, उसको अगर हम हीट अप करेंगे, ठीक है, ये देख रहे हैं इसको हमने हीट किया है बाय यूजिंग दिस फ्लेम, तो होगा क्या, इसके जो दूसरे टर्मिनल्स हैं यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, फिर वोल्टेज जनरेट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स के दरमियान। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सीबैक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स का जो कॉमन जंक्शन है उसको अगर हीट किया जाए तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, और उस राइज की वजह से क्या होगा, उसके जो दूसरे टर्मिनल्स हैं दोनों मेटल्स के जो कि आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, उन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। इसको हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं। द थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल ज्वाइंट एट अ जंक्शन। ठीक है, थर्मोकपल एक ऐसा एलिमेंट होता है या एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को आपस में एक पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं जो कि जंक्शन कहलाता है। As the junction is heated,
the electrons in one of the metals gain enough energy to become free electrons। ठीक है, जब हम जंक्शन को हीट करते हैं तो दोनों मेटल्स में से किसी एक मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बनिस्बत दूसरे मेटल के। ठीक है, तो वो मेटल जिसमें जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्री हो जाना इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो जल्दी होता है। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले जाते हैं, दूसरे वाले मेटल में चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर निकल है और एक कॉपर है। ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो लेट सपोज जब हम इसको हीट अप करते हैं तो जो निकल हमारे पास मटेरियल है या जो एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये जल्दी फ्री हो जाएंगे और ये जल्दी फ्री होने की वजह से क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और जब ये कंडक्शन बैंड में आएंगे तो ये फ्लो करेंगे। ठीक है, और इनको फ्लो करने के लिए कौन सा रास्ता मिलेगा, ये कॉपर वाला रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये इस जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ चले जाएंगे, कॉपर में चले जाएंगे। जब ये कॉपर में चले जाएंगे तो बेसिकली कॉपर स्ट्रिप जो होगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो जो निकल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुके थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप इन दोनों स्ट्रिप्स के दरमियान अगर आप वोल्टेज मेजर करो, देन यू विल फाइंड सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड डेफिनेटली दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल डिपेंड अपॉन द increase or rise in temperature। ठीक है, so this is the simple principle। The free electrons will then migrate across the junction and into the other metal। ठीक है, same thing which I have told you few moments earlier। This displacement of electrons produces a voltage across the terminals of the thermocouple। The combinations used in the makeup of a thermocouple include iron and constantan, copper and constantan, antimony and bismuth, and क्रोमेल एंड एल्यूमेल। ठीक है, आम तौर पे जो मेटल्स की जो कम्बिनेशंस हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर थर्मोकपल मींस, कपल मींस जोड़ा होता है। ठीक है ना, और थर्मोकपल इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें दो डिफरेंट टाइप के थर्मो इलेक्ट्रिक एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनको अगर हम हीट करें तो उनमें क्या कहते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में आ जाएं आसानी से। तो इसीलिए इसका नाम क्या कहलाता है, थर्मोकपल कहलाता है। तो डेफिनेटली ये डिफरेंट दो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेटल्स होंगे उनकी कम्बिनेशन से बनते हैं। तो उनके कम्बिनेशंस यहाँ पे कुछ गिवन हैं जो कि आप देख रहे हैं। पहला जो है उसमें आयरन और कांस्टेंट 10 है। ठीक है, ये दो डिफरेंट मेटल्स हैं। इसी तरह कॉपर और कांस्टेंट 10 है। ठीक है, इसी तरह एंटीमनी एंड बिस्मथ है, देन क्रोमल एंड एल्यूमल है। तो इसमें हम एलॉय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनका कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमें किस रेंज में इस्तेमाल करना है, उसकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ इसको इस्तेमाल करना है, किस एरिया में। ठीक है, यानी कि जो मीडियम है वो कौन सा है, ह्यूमिड मीडियम है या एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, उसका इफ़ेक्ट इन पे क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम चूज़ करते हैं जो थर्मोकपल है उसमें मेटल कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, thermocouples are normally used to measure temperature। The voltage produced causes a current to flow through a meter which is calibrated to indicate temperature। ठीक है, जब हम गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं जंक्शन पॉइंट को, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये फ्लो होते हुए इधर आ जाएंगे और फिर ये मीटर में जाएंगे। देन मीटर का जो निडल होगा दैट विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर। और ये करंट किसका नतीजा होगा, ये हीट का नतीजा होगा।
ठीक है। तो हम करते क्या है, अपने मीटर को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं विद द क्वांटिटी ऑफ द करंट, और वो जो करंट की मैग्नीट्यूड होगी उसको हम एक तरह से किसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। ठीक है। इट कैन बी कैलिब्रेटेड with the indicating temperature to indicate the temperature। सही है। अच्छा जी, a current will circulate around a loop made up of two dissimilar metal when the two junctions, that is sensing and reference, are at different temperatures। सही। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, a current will circulate around a loop। ठीक है, ये जो फिगर, इसको अगर हम फिगर ए कह लें, इसको अगर हम फिगर बी कह लें, तो हम फिगर बी पहले देखते हैं, जो कि बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस सेंटेंस को। होता क्या है कि हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, एक टर्मिनल T1 और दूसरा टर्मिनल T2। ठीक है। हम एक टर्मिनल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको हमने हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, इसको हमने हीट अप कर दिया। जबकि जो दूसरा टर्मिनल होता है, ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस होता है। तो इसका टेम्परेचर राइज होगा जबकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये सिचुएशन होगी और ये दो जंक्शंस फॉर्म हो रहे होंगे, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म अ लूप, और इस लूप में क्या होगा, करंट आई फ्लो होगा। और मेटल कौन से हैं, दो डिफरेंट मेटल है, मेटल ए और मेटल बी। ठीक है। तो ये जो डिसिमिलर मेटल हैं, अगर ये दोनों एंड्स पे अगर हम ज्वाइन कर दें तो इट विल फॉर्म अ लूप। इसके अगर एक जंक्शन को या एक एंड को अगर हम हीट करें और दूसरे को एज अ रेफरेंस ट्रीट करें या ऐसे ही छोड़ दें, तो फिर क्या होगा, इस लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का मतलब क्या है, करंट फ्लो होगा। ठीक है। When this circuit is opened, a voltage appears that is proportional to the observed Seebeck current। ठीक है। और अगर हम जो सर्किट है उसको ओपन कर दें, जैसा कि आप यहाँ फिगर ए में देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो सर्किट का जो दूसरा एंड है वो क्या है, वो ओपन सर्किट हुआ हुआ है। जब ये ओपन सर्किट होगा तो डेफिनेटली करंट तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज क्यों, क्योंकि एक मेटल से, मेटल टू से लेट सपोज इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ चुके हैं, मेटल वन में आ गए। तो मेटल वन जो हो गया है वो नेगेटिव हो गया है, और मेटल टू जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। ठीक है जी। और ये पोटेंशियल किस वजह से क्रिएट होगा, बिकॉज ऑफ द सीबेक इफेक्ट। सही। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो टर्मिनल का नाम दिया हुआ है, दिस इज सेंसिंग एलिमेंट, यानी कि जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, उसको हम, या जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंसिंग एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज ओनली दिस पार्ट बिलोंग्स टू द सेंसिंग एरिया। ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन होता है वो सेंसिंग एरिया का पोर्शन नहीं होता। अगर हमें किसी फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है, या किसी क्या कहते हैं, बॉयलर का टेम्परेचर अगर मेजर करना है, तो हम सिर्फ जो सेंसिंग एलिमेंट है सिर्फ वही इनकॉर्पोरेट करेंगे या फिर अटैच करेंगे विद दैट बॉयलर और विद दैट, आई मीन जो भी uh, हमारा पोर्शन है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा इस थर्मोकपल का, जिसमें वायर वगैरह शामिल होंगे, वो बाहर होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेफरेंस टेम्परेचर जंक्शन भी है। ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा कि इसका इफेक्ट वगैरह क्या होता है। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के हवाले से है कि थर्मोकपल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, बट इट्स नॉट फिक्स्ड। ठीक है। इसकी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द थर्मोकपल। ठीक है। हमें उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, उस पर बेस करता है कि हम इसको किस तरह से मैन्युफैक्चर करें। The most important factor to be considered when selecting a pair of materials is the thermoelectric difference between the two material। जो हम दो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि दोनों मटेरियल्स का जो थर्मो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि दोनों मेटल्स में सेम टेम्परेचर पर या सेम एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट नंबर में रिलीज होंगे। ठीक है। अगर हम सेम एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो इसका मतलब जब बैलेंस कंडीशन आ जाएगी दोनों एलिमेंट्स में यानी कि दोनों स्ट्रिप्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे फिर वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए लाजमी क्या है कि थर्मो इलेक्ट्रिक डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन बोथ मटेरियल्स। ठीक है, जो पेयर है उसमें दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। A significant difference between the two materials will result in better thermocouple performance। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बेहतर थर्मोकपल परफॉर्म करेगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एक तो बहुत अच्छा कंडक्टर ले लो और दूसरा जो है वो आप इंसुलेटर ले लो। होने चाहिए दोनों कंडक्टर ही, ताकि करंट आराम से फ्लो हो जाए। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क किस में हो, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ़र्क हो। The leads of the thermocouple are encased in a rigid metal sheet, and magnesium oxide surrounds the thermocouple wires to prevent vibration that could damage the fine wires and to enhance heat transfer between the measuring junction and the medium surrounding the thermocouple। यहाँ जो आप कंस्ट्रक्शन या जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इस बॉक्स में, तो इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पोर्शन क्या है हमारा, ये सेंसिंग एरिया है। ठीक है, या फिर जंक्शन है। ठीक है, ये जंक्शन है या फिर सेंसिंग पोर्शन है इसका। ठीक, बाकी इसके साथ क्या, इसके साथ ये वायर्स निकल रही हैं सेम मेटल की, यानी कि थर्मोकपल की वायर्स हैं ये। सही। इसको हमने क्या किया हुआ है, इनकेस किया हुआ है एक रिजिड मेटल शीट में। ठीक, जो कवरिंग आप देख रहे हैं बाहर, दिस इज़ अ मेटल केस। इस मेटल केस के अंदर हमने इसको डाला हुआ है और इसको फिल किया हुआ है किस चीज़ के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये जो आप पाउडर फॉर्म में देख रहे हैं दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आ, ये क्या कहते हैं, जो डिवाइस है या जो इंस्ट्रूमेंट है अगर ये हिले या फिर स्ट्रक हो, ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो अंदर इसमें मौजूद जो क्या कहते हैं स्ट्रिप्स हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स या जो वायर्स हैं थर्मोकपल की, उस पे ना पड़े, बिकॉज ये वायर्स काफ़ी बारीक होती हैं और ये डैमेज हो सकती हैं अगर इसमें वाइब्रेशन हो ज़्यादा। ठीक है, ये ब्रेक हो सकती हैं। तो इसको वाइब्रेशन वगैरह से बचाने के लिए या डैमेज से बचाने के लिए हम इसको फिल कर देते हैं किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये जो है हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है, तो ये हीट को आराम से जो है इवनली कंडक्ट करता है और इस वायर तक लेके आता है या फिर इस जंक्शन तक लेके आता है। ठीक है, तो इससे जो है इसकी हीट सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और इसकी जो डैमेजिंग क्या कहते हैं जो फेनोमेना पॉसिबल हो सकता है, अगर हो सकता है, उससे भी इसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, द मेजरिंग जंक्शन इज़ नॉर्मली फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द थर्मोकपल हाउसिंग। डेफिनेटली जो बॉटम होता है, जो बल्ब होता है, वहीं पर ही हम इस हाउसिंग के जो है इस क्या कहते हैं मेजरिंग जंक्शन को इनक्लोज करते हैं। अब ये थर्मोकपल का ऑपरेशन है। इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। Thermocouples will cause an electric current to flow in the attached circuit when subjected to change in temperature। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास ये मेजरिंग जंक्शन, ये हॉट जंक्शन है। ठीक है, इस जंक्शन को आपने क्या किया है, गर्म किया है विद द हेल्प ऑफ अ हीट सोर्स। ठीक है, इस हीट सोर्स के ज़रिए इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। और जो दूसरा जंक्शन है ये रेफरेंस जंक्शन कहलाता है और ये कोल्ड जंक्शन होता है, यानी कि ठंडा होता है। इसको आप हीट नहीं कर रहे होते। कोल्ड से मुराद क्या है अभी फ़िलहाल, इसको आप ठंडा नहीं कर रहे हो। यहाँ कोल्ड से मुराद है कि इसको आपने गर्म नहीं किया है। सही। तो चूंकि आपने हीट सोर्स अप्लाई किया है मेजरिंग जंक्शन पे या सेंसिंग एलिमेंट पे, तो क्या होगा, और ये जो वायर्स हैं ये डिसिमिलर हैं। ठीक है, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये क्या है, डिसिमिलर है। ठीक है,
तो चूंकि डिसिमिलर है इसीलिए क्या होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा और फिर एक करंट फ्लो होगा इस तरह से। और ये वोल्ट मीटर जो है, इनफैक्ट यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा लेकिन बहुत कम होगा बिकॉज हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे अटैच किया है। ठीक है, सो इट विल शो सम वोल्टेज इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक वोल्टेज शो हो रहा होगा। सही है, ये बेहतर तौर पे हमें आगे आने वाली स्लाइड में समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल बहरहाल इट्स वेरी इजी हियर। The amount of current that will be produced is dependent on the temperature difference between the measuring and reference junction। जाहिर सी बात है कि measuring और यानी कि hot junction और cold junction के दरमियान जितना फ़र्क होगा टेम्परेचर का, उस पर डिपेंड करेगा क्या चीज़, करंट जो कि फ़्लो होगा। यानी कि वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू मेटल्स यूज्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अटैच्ड सर्किट्स। तो और ये किस पे भी डिपेंड करता है, एक तो इस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, साथ में जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। Heating the measuring junction of the thermocouple produces a voltage which is greater than the voltage across the reference junction। जाहिर सी बात है, एक वोल्टेज हॉट जंक्शन पे क्रिएट होगा और एक वोल्टेज कोल्ड जंक्शन पे क्रिएट होगा। तो चूंकि यहाँ पे वोल्टेज हाई होगा और यहाँ पे वोल्टेज लो होगा। ठीक है, अगर हम इसको V1 कह दें इस पॉइंट पे, सॉरी, अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम V1 कह दें, यहाँ पे अगर हम V2 कह दें, तो ये दोनों पे क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा और वो यहाँ पर अपीयर होगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, यानी कि ये V1 और ये V2, तो डिफरेंस होगा V1 माइनस V2। ठीक है, दिस विल बी द V। The difference between the two voltages is proportional to the difference in temperature and can be measured on the voltmeter in millivolts, right? For ease of operator use, some voltmeters are set up to read out directly in temperature through use of electronic circuitry। अच्छा, अब जो ऑपरेटर होता है, जाहिर सी बात है जब आप थर्मोकपल इस्तेमाल करोगे और साथ में अगर आप वोल्ट मीटर अटैच करते हो तो वोल्ट मीटर डेफिनेटली वोल्टेज शो करेगा। लेकिन ये वोल्टेज जो होता है, क्या ये किसी काम का होगा ऑपरेटर के, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो बार बार उन वोल्ट्स को कन्वर्ट करे किस में, टेम्परेचर में, उसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर में। क्योंकि ये जो थर्मोकपल होंगे इनका एक ग्राफ मौजूद होता है या फिर इनका एक टेबल मौजूद होता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। So the operator will have to refer again and again or repeatedly to the data sheet or the chart, ठीक है, for each voltages that will appear on the multimeter or voltmeter। So it will become difficult for him। So हम करते क्या हैं, हम करते ही हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका जो स्केल होता है उसको हम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो डिफ्लेक्शन होगी निडल की या जो उसके ऊपर वैल्यूज शो होंगी डिस्प्ले पे, दैट विल रेफर डायरेक्टली द टेम्परेचर। ठीक है, हम उसकी जो स्केलिंग करते हैं वो ऐसे कर देते हैं कि वो टेम्परेचर शो हो रहा होता है। सही है, अब इसके मतलब मल्टीपल तरीके होते हैं किस तरह से किया जाता है, बट बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज अपियर होगा दैट विल बी डायरेक्टली शोन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर रादर देन शोइंग इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट्स। Other applications provide only the millivolt readout. In order to convert the millivolt reading to its corresponding temperature, you must refer to tables like the one shown in figure next slide। ठीक है, खैर वही बात है कि कुछ जो होते हैं वो वोल्ट में ही शो कर रहे होते हैं, मिली वोल्ट्स में, तो उनको आपको चेक करना होता है किसमें, टेबल्स वगैरह में आपको रेफर करना होता है। These tables can be obtained from the thermocouple manufacturer and they list the specific temperature corresponding to the series of millivolt readings। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो थर्मोकपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आपको साथ में क्या करेगी, डेटा शीट भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, या वो टेबल भी प्रोवाइड करेगी उस थर्मोकपल की, उसमें उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस होंगी और उसका रिस्पॉन्स होगा टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, या फिर ये कह लें कि फॉर द होल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस जनरेट होंगे, ठीक है, आउटपुट पे इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट जो भी होगा वो
आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी। अच्छा जी, द सीबैक वोल्टेज जनरेटेड बाय रेफरेंस जंक्शन अपोजेस द वोल्टेज जनरेटेड बाय सेंसिंग जंक्शन। यहाँ आप दो फिगर देख रहे हैं। पहले डिस्कस करते हैं हम जो लेफ्ट साइड पे फिगर है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं फिगर नंबर 1 का, और यहाँ तो लिखा हुआ है फिगर 13.46। तो खैर, जो लेफ्ट साइड पे फिगर है हमारे पास, इसमें अगर हम गौर करें तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखें, जो सेंसिंग एलिमेंट है ये वाला, यानी कि जो हॉट जंक्शन होगा, ये है इसका जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन पे अगर आप गौर करें तो एक जो मेटल वायर है वो कौन सी है, कॉपर की है, ठीक है। और जो दूसरी वायर है वो कौन सी है, कांस्टेंट 10 की है। दिस इज कांस्टेंट 10, ठीक है। तो कॉपर और कांस्टेंट 10 मिल करके इस पॉइंट पे क्या बना रहे हैं, एक जंक्शन बना रहे हैं। अच्छा जी, अब ये कांस्टेंट 10 जो है, जब इसको हम पीछे लेके गए तो यहाँ पर आके जाहिर सी बात है, ये दो वायर्स हमें चाहिए थे थर्मोकपल बनाने के लिए। उसमें से एक वायर कौन सा हो गया, कॉपर हो गया, और दूसरा वायर कौन सा हो गया, कांस्टेंट 10 हो गया, ठीक है। दिस वन इज कॉपर, दिस वन इज कांस्टेंट 10। तो इन्होंने यहाँ तक क्या बनाया, इस रीजन में इन्होंने क्या बना लिया, दिस इज थर्मोकपल, ठीक है। इसको हम टीसी कह देते हैं, दिस इज थर्मोकपल। इस बॉक्स के अंदर जो कुछ मौजूद है वो क्या है, थर्मोकपल है। अब इस थर्मोकपल को आपने अटैच करना है किससे, एक इलेक्ट्रिक वायर से, ठीक है, ताकि जो वोल्टेज जनरेट हो इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, सही, वो वोल्टेज कहाँ जाए, वो आगे मेजरिंग डिवाइस पे चला जाए या कंप्यूटर पे चला जाए, जहाँ पे वोल्टेज जो है वो आ रहा होगा, उस वोल्टेज को कन्वर्ट करके टेम्परेचर में दिखाया जा रहा होगा, सही है। तो अगर हम गौर करते हैं, या मैं इसको दोबारा अगर रीड्रॉ करूँ तो ये पोर्शन और ये पोर्शन और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज थर्मोकपल, ठीक है। ये थर्मोकपल हो गया। अगर हम इसको यहाँ पर हीट अप करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। अब मसला क्या है कि ये तो थर्मोकपल हो गया, इसको हमें यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर अटैच करेंगे, ठीक है। और ये वायर किसकी होगी, लेट सपोज कॉपर की होगी, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है। तो जो हमने इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया था, या जो दो मेटल डिफरेंट यूज़ किए थे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोकपल, वो क्या था, एक कॉपर था और दूसरा कौन सा था, कांस्टेंट 10, सही है। तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पे तीन जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि जो मेटल के जंक्शंस होंगे वो कितने होंगे, तीन होंगे। ये पहला जंक्शन, ये दूसरा जंक्शन, ठीक है, और ये तीसरा जंक्शन। जो पहला जंक्शन है वो बिटवीन कॉपर एंड कांस्टेंट 10 है, ठीक है। और जो दूसरा जंक्शन है वो बिटवीन कॉपर एंड कॉपर है। और जो तीसरा जंक्शन है वो कांस्टेंट 10 प्लस कॉपर है। तो इसका मतलब जो डिसिमिलर मेटल हैं, या जो पॉइंट्स हैं, वो ये दो हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो यानी कि जो वोल्टेजेस जनरेशन की कैपेबिलिटी होगी वो इन्हीं दो जंक्शन पे होगी, यानी कि एक जंक्शन नंबर 1 पे और एक जंक्शन नंबर 3 पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं काम के, वो कौन कौन से हैं, जंक्शन वी एस है और जंक्शन वी आर है, ठीक है। जबकि ये कॉपर कॉपर है, मेटल सेम है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट नहीं हो सकता, चाहे कितना ही आप टेम्परेचर वेरी क्यों ना कर लो, बिकॉज दोनों मेटल सेम है, दोनों की जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। लेकिन जो
टर्मिनल यानी कि सेंसिंग एलिमेंट जो है यानी कि हॉट जंक्शन, और ये जो रेफरेंस जंक्शन जिसको नाम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वी आर, इन दोनों में डिफरेंट मेटल्स इस्तेमाल हुए हैं जंक्शंस में। तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा वो वोल्टेज क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि हमारे लिए जो जो काम का जंक्शन होगा वो कौन सा वाला होगा, वो सेंसिंग एलिमेंट वाला जंक्शन होगा, मींस दिस हॉट स्पॉट या हॉट जंक्शन। ठीक है। और ये कौन सा वोल्टेज क्रिएट करेगा, ये वी एस क्रिएट करेगा, यानी कि सेंसर का वोल्टेज का उसको हम कहेंगे, या सेंसिंग एलिमेंट का वोल्टेज, जिसको हम वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कॉपर पॉजिटिव है और कांस्टेंट 10 में नेगेटिव है। ठीक है। ये अ, जो आप साइन देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा हमारे पास जो रेफरेंस जंक्शन है ये वाला, यानी कि वी आर, यहाँ पर भी कांस्टेंट 10 है और क्या है, कॉपर है। अगर आप गौर करो तो अगेन जो कांस्टेंट 10 है वहाँ पे साइन नेगेटिव है और कॉपर पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। तो हम जो गर्म करेंगे वो एक जंक्शन को करेंगे, यानी कि हॉट स्पॉट को करेंगे या हॉट जंक्शन को करेंगे, तो वहाँ पे वोल्टेज जो क्रिएट होगा या जो ईएमएफ जनरेट होगी, दैट विल बी वी एस। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जंक्शन पॉइंट, वो कौन सा होगा, वो रेफरेंस जंक्शन होगा। इसको हमने वी आर का नाम दिया है। ठीक है। इस वी आर से बाहर क्या होगा, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होगा। सही। तो अब अगर आप इसमें अप्लाई करें के वी एल, सही है, तो आप के वी एल अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो ये वाली होगी। ठीक है। वी आउट इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर, यानी कि इस पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ सेंसिंग वोल्टेज माइनस द रेफरेंस जंक्शन वोल्टेज। ठीक है। तो हम चाहें तो देख भी सकते हैं कि जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वी आउट इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर, वो कैसे आई होगी। तो अगर हम यहाँ पर KVL अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज, तो आप खुद देखें यहाँ पर जो हमारे पास पहले वी एस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस वी एस। ठीक है। और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस वी आउट होगा। ठीक है। तो ये प्लस वी आउट, और फिर जब आप आगे आएंगे तो ये क्या है, ये प्लस वी आर हो जाएगा। ठीक है। प्लस वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको वी आउट चाहिए, तो वी आउट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी इस तरह से। अच्छा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेंसिंग वोल्टेज होगा या सेंसिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा, उसमें से हम माइनस किसको करेंगे, रेफरेंस जंक्शन के वोल्टेज को माइनस करेंगे, तो हमें बेसिकली आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा। सही है। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि वी एस इज इक्वल टू वी आउट प्लस वी आर। ठीक है। यानी कि जो सेंसिंग वोल्टेज होगा ये टोटल वोल्टेज होगा, और ये किसका समेशन होगा, आउटपुट वोल्टेज का प्लस वी आर का, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वी एस जो है वो डिवाइड हो रहा है किसमें, वी आर में और वी आउट में, इट्स अ काइंड ऑफ वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है। वी एस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है किसमें, वी आर में और वी आउट में। सो द समेशन ऑफ वी आर एंड वी आउट विल क्रिएट वी एस, और दिस वी एट this Vs is divided into two voltages, that is VR and V out. In other words, you can say this as well. ठीक है जी। Okay, if both junctions are at same temperature, then V out is equals to zero. Definitely अगर Vs और VR दोनों का टेम्परेचर अगर हम सेम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो चूंकि हमारे पास मटेरियल सेम है दोनों तरफ, सही, तो इसका मतलब जो वोल्टेज क्रिएट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें ज़ीरो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ज़ीरो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा।
if the sensing junction is at a higher temperature, V out will be proportional to the temperature difference between both junctions. Definitely अगर sensing junction यानी कि ये वाला junction अगर higher temperature पे होगा compared to the reference junction के, तो हमारा जो output voltage यानी कि V out होगा, that will be the proportional to the temperature difference between both junctions. Okay. Here V out will contain error because of reference junction. ठीक है। अब मसला क्या है कि देखें, जो टेम्परेचर था वो तो सेंस कर रहा था सिर्फ Vs, ये वाला जंक्शन। ये Vr तो सेंस ही नहीं कर रहा था, ये तो कोल्ड जंक्शन था। लेकिन चूंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद, यानी कि टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज क्रिएट हो रहा होगा। सही है। तो इसी वजह से इस Vs में से ये Vr माइनस होकर के आपको V आउट मिलेगा। तो ये V आउट हमें एक्चुअल नहीं मिलेगा, ये V आउट बेसिकली सब्ट्रैक्ट होके मिल रहा है हमें Vs में से Vr। ये V आउट हमें Vs में से Vr सब्ट्रैक्ट होके मिल रहा है, यानी कि हमें कम वोल्टेज मिल रहा है V आउट पे, जो एक्चुअल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। ठीक है। जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होगा थर्मोकपल का वो हमारे पास आउटपुट के ऊपर नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एरर, और इस एरर को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो उसका एक तरीका क्या है कि जो हमारे पास रेफरेंस जंक्शन होगा वो आप फिगर 13.46 में देखें, यानी कि इस फिगर बी में देखिए। इसमें जो रेफरेंस जंक्शन होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आइस बाथ में या फिर कोल्ड बाथ में रख देते हैं। मीन्स इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो हमारे पास ये जो रेफरेंस होता है इसमें वोल्टेज का डिफरेंस, ये वोल्टेज सॉरी जो इसमें टेम्परेचर है वो 0 डिग्री हो गया, तो अब वोल्टेज इसमें क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर पे वोल्टेज क्रिएट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या फिर डिफरेंस नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम अगर हम सेंसिंग एलिमेंट को अगर हम हीट अप करेंगे तो हमारे पास जो Vs आएगा उसमें से ये Vr बेसिकली ज़ीरो होगा, तो Vs हमारे पास आउटपुट पे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये ज़ीरो होगा Vr, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ज़ीरो होगा। ये हमारे पास क्या है, ये रेफरेंस भी हो सकता है कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख करके रेफरेंस को हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लिया, यानी कि हमें पता है कि ज़ीरो पे क्या क्या वैल्यू आएगी। ठीक है। ज़ीरो पे क्या पोटेंशियल होता है Vr का। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये बात पहले से पता है कि जो Vr होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा, अगर हमारे पास मटेरियल कौन सा हो, कॉपर हो और कांस्टेंट 10 हो। तो इन दोनों के जंक्शन पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या वोल्टेज होगा हमें पता होगा, इसको हम एज अ रेफरेंस वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस सेंसिंग एलिमेंट को हम हीट अप करते हैं। जब हीट अप करेंगे तो हमें पता होगा कि अब जो V आउट आ रहा है, ठीक है, उसमें से Vs माइनस VR होके आ रहा होगा, और VR हमें ऑलरेडी मालूम होगा, तो हम VR इसमें ऐड कर देंगे, वो वाला जो वाली जो टर्म होगी, यानी कि माइनस कर देंगे खुद ही, या सॉरी माइनस नहीं करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। अगर देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, V आउट इज इक्वल टू Vs माइनस VR। ठीक है। तो ये राइटिंग V आउट इज इक्वल टू Vs माइनस VR। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ना हमारे पास। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है ये, तो वी आर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा होगा। लेट सपोज ये 1 वोल्ट दे रहा है। ठीक है। और वी एस जो है हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पे लेट सपोज 6 वोल्ट आया है। ठीक है। तो 6 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट हमें 5 वोल्ट आउटपुट पे मिलेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा होगा, लेकिन ये 5 वोल्ट एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल वोल्टेज क्या था, 6 वोल्ट था। हमें आउटपुट पे ये 6 वोल्ट ही मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 6 वोल्ट यानी कि जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें हम क्या कर देंगे, 6 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, ये तो फार्मूले का हो गया, इसमें हम अपनी तरफ से 1 वोल्ट ऐड कर देंगे, बिकॉज वी नो कि वी आर जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वी आर 1 वोल्ट होगा, तो हमने इसको खुद ही ऐड कर दिया। तो हमें आउटपुट पर फिर क्या मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। जबकि जो पहला वाला केस था यानी कि फिगर ए में, यहाँ पर अगर हम इसको
एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं तो ये टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा रूम टेम्परेचर पे, कभी 24 डिग्री सेल्सियस, कभी 25 डिग्री सेल्सियस, कभी 30, कभी 36। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जब वेरी होगा तो वी आर भी फिक्स नहीं होगा। जब वी आर फिक्स नहीं होगा तो हम कंपेंसेटिंग फैक्टर जो कि हमने सेकंड केस में 1 वोल्ट खुद ऐड कर दिया, वो हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस जंक्शन को कोल्ड जंक्शन क्या कहते हैं, आइस बाथ में रखते हैं, ठीक है, कोल्ड स्पेस में रखते हैं। तो जब इसको हम जब फिक्स टेम्परेचर पे रखेंगे तो हमें पता होगा कि उस टेम्परेचर पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो हम खुद ही माइनस कर देंगे, सॉरी उसमें ऐड अप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, कंपेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंपेंसेशन। Error can be removed by cold junction compensation process, placing reference junction in an ice bath to keep it at known temperature। ठीक है, सही है। तो यहाँ जो हमारे पास केस ए था, यहाँ पे हमें टेम्परेचर का नहीं पता था कि रूम टेम्परेचर कितना है, यानी कि जो रेफरेंस जंक्शन है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इट विल बी वेरिंग कॉन्स्टेंटली। बट इन केस ऑफ फिगर बी, वी नो द टेम्परेचर and we know the corresponding voltage, so that corresponding voltage will be add up in the V out to get the compensated actual voltage output, that is Vs। ठीक है, ओके। अब देखें जो पिछला वाला केस था उसके अंदर हमारे पास जो मेटल इस्तेमाल हुए हुए थे वो कौन से थे, कॉपर, कांस्टेंट 10 और कॉपर। ठीक है, दो ही तरह के मटेरियल इस्तेमाल हुए थे या मेटल इस्तेमाल हुए थे, बट जो जंक्शन फॉर्म हो रहे थे वो दो जंक्शन फॉर्म हो रहे थे। अब अगर हमारे पास जो थर्मोकपल है उसमें कॉपर इस्तेमाल ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल होता है इन एडिशन टू द या अलोंग विद द कांस्टेंट 10, तो एक एलिमेंट तो कांस्टेंट 10 है, यानी कि ये मेटल कांस्टेंट 10 है, जो दूसरा है वो आयरन इस्तेमाल किया है अब आपने थर्मोकपल फॉर्म करने के लिए। अब ये जो जंक्शन है, दिस इज अ जंक्शन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कांस्टेंट 10। ठीक है, और इस थर्मोकपल को हमने ज्वाइन किससे किया है, वायर से किया, और वायर किसके होंगे, कॉपर के होंगे। ठीक है, तो ये जो आप जंक्शन देख रहे हैं ये कॉपर, कॉपर, ठीक है, ये कॉपर की वायर आ रही है, तार जो कि वोल्टेजेस लेके जाएगी आगे। तो ये कॉपर जो है, ठीक है, आपने ज्वाइन किया है किससे, इस आयरन की क्या कहते हैं, एलिमेंट से। ठीक है, और जो दूसरा था उसको भी आपने किससे ज्वाइन किया है, आयरन के एलिमेंट से ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो दो जंक्शन फॉर्म हुए हैं जिसको अभी मैंने इन सर्कल किए हैं, बोथ दीज टू जंक्शंस आर फॉर्म्ड बाय आयरन एंड कॉपर, यानी कि एफ ई एंड कॉपर, इधर भी क्या होगा, एफ ई एंड कॉपर। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को एक ऐसे ब्लॉक में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो या फिर सेम रहे, तो इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल्स का जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, इन दोनों क्या कहते हैं टर्मिनल्स का या फिर पॉइंट्स का या फिर जंक्शन का, क्योंकि ये भी जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं ना, आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर। बट चूंकि ये भी आयरन कॉपर है, ये भी आयरन कॉपर है, इन दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए, ठीक है, हम इसको ऐसे ब्लॉक में अगर इसको बंद कर देते हैं जिसका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा, इन दोनों का वोल्टेज भी जो क्रिएट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, वी एस है, ये क्या होगा हमारे पास, वी आर हो जाएगा, और इसको हम V1 और V2 का नाम दे दें, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, V आउट होगा। तो चूंकि V1 और V2 ये सेम हो जाएंगे, वाई, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, इसको हमने बंद किया है किसमें, आइसोथर्मल ब्लॉक में। दोनों के जो मेटल्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी सेम है, आयरन कॉपर, आयरन कॉपर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये V1 और V2 आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे या फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो अब हमारे पास एक्टिव वोल्टेजेस होंगी वो कौन सी होगी, वी एस होगी, और अगेन वी आर हो जाएगी। तो अब वी आर को हमने क्या किया है, अगेन वी हैव पुट द वी आर इन एन आइस बाथ, यानी कि जो कोल्ड जंक्शन है या फिर जो रेफरेंस जंक्शन है उसको हमने आइस बाथ में पुट कर दिया। ठीक है, और जो वी एस है या फिर जो हॉट जंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। ठीक है,
तो again we will be able to use the same formula which we have used in our previous slide. ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो वी आर क्रिएट होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, वी एस ये हॉट एंड है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो वी एस की वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन वी एस माइनस वी आर होके हमें क्या मिलेगा, वी आउट मिलेगा। तो अगर हम इस वी आउट में वी आर एडअप कर दें तो हमें एक्चुअल वी एस मिल जाएगा, तो ये करेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर डिफरेंट मेटल्स इस्तेमाल हो रही हो यानी कि अपार्ट फ्रॉम कॉपर, तो फिर कुछ इस किस्म की कम्बिनेशन फॉर्म होगी इन थर्मोकपल। When it is connected to copper wires, two iron copper junctions result। ठीक है, तो यहाँ पे दो आयरन कॉपर जंक्शन रिजल्ट फॉर्म हो गए हमारे पास। these junction present no additional difficulties because of the isothermal block। ठीक है, और ये जो जंक्शन फॉर्म हुए हैं दोनों एक्स्ट्रा, ये because of residing inside the isothermal block कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे वोल्टेजेस। This block is made up of material that is a poor conductor of electricity but a good conductor of heat। Both iron copper junctions will be at the same temperature and generate the same Seebeck voltage, and hence these two voltages will cancel. The same thing is repeated here. Cold junction compensation is also used as the reference junction in this case। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, cold junction compensation इस्तेमाल किया है reference junction पे। The ice bath method is not the most convenient method, that's why it is mostly used in laboratories for calibration। ठीक है, अब अगर हम किसी इंडस्ट्री में होंगे तो क्या वहाँ पर मुस्तकिल ये आइस बात क्रिएट करके रखेंगे रेफरेंस जंक्शन के लिए, नहीं, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो इसीलिए हम इस कम्बिनेशन को या इस सेटअप को हम आमतौर पे सिर्फ लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं टू कैलिब्रेट आवर इंस्ट्रूमेंट्स। जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है इंडस्ट्री में वहाँ पर ये वाला सेटअप नहीं होता। दिस सेटअप इज़ यूजुअली यूटिलाइज्ड और यूज्ड इन द लेबोरेटरीज फॉर कैलिब्रेशन पर्पसेस। ठीक है, जो इंडस्ट्री होती है या जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर डिफरेंट कम्बिनेशन होता है, लेकिन होता इसी तरीके से ही है सेटअप, कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो सेटअप आप यहाँ पे देख रहे हो ये दो फिगर्स में एलेबोरेट किया हुआ है। जो लेफ्ट हैंड पे हमारे पास 13.47 फिगर नंबर है, दिस फिगर, ये रेफरेंस जंक्शन कंपनसेशन यूज्ड इन इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, ये सेंसिंग एलिमेंट है and it must be made from two different materials because this is a thermocouple। it will be constant 10, ठीक है, और it can be iron, then ये कॉपर हो गया और ये अगेन कॉपर हो गया। अब यहाँ पर देखें इसमें हमने कोई कोल्ड जंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोल्ड जंक्शन व्हाट वी हैव यूज्ड एन आइसोथर्मल ब्लॉक एज रेफरेंस जंक्शन। ठीक है, तो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो दिस इज आइसोथर्मल ब्लॉक, और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है एक थर्मिस्टर हमने इसके अंदर प्लेस किया है, दिस इज थर्मिस्टर। और आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि थर्मिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, इनका टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट होता है, रजिस्टर होता है। तो यहाँ से जो है इस आइसोथर्मल ब्लॉक का जो टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंटली इस थर्मिस्टर के थ्रू क्या होगा, मेजर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आइसोथर्मल ब्लॉक होता है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, 0.05 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है आई मीन ये मेंटेन कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। इसमें इतना ही एरर हो सकता है, ज़्यादा का एरर आमतौर पे नहीं होता। तो ऑलमोस्ट ये जो इसमें टेम्परेचर होता है ये होमोजीनियस हुआ हुआ होता है और सेम टेम्परेचर होता है। तो हम करते क्या है कि इस आइसोथर्मल ब्लॉक का जो टेम्परेचर होता है इसको हम एज अ रेफरेंस जंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंटली नोट कर रहे होते हैं। सही, और जो टेम्परेचर होता है फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज का फैक्टर या जो एक वोल्टेज की टर्म है वो हम वी आउट में एडअप कर देते हैं, जो कि आप सेकंड फिगर में देखें। ठीक है, ये सेंसिंग एलिमेंट है हमारे पास, ये क्या कर रहा होगा, इट विल बी जनरेटिंग वी एस व्हेन वी हीट अप दिस टर्मिनल। ठीक है, इस जंक्शन को जब हम हीट करेंगे सेंसिंग एलिमेंट वाले जंक्शन को तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा। वोल्टेज कौन सा होगा, वी एस होगा।
तो ये किससे मिलके बना है थर्मोकपल? आयरन से और कांस्टेंटाइन से मिलके बना है। ये आगे गया और आगे किधर चला गया? ये चला गया कहाँ पर? आइसोथर्मल ब्लॉक में। यहाँ हमने एक टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर सेंसर, इट मस्ट बी द थर्मिस्टर। ठीक है जी। तो अब अगर आप गौर करें, इस थर्मिस्टर के साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है? कंपेंसेटिंग सर्किट अटैच किया हुआ है। ये कंपेंसेटिंग सर्किट क्या करेगा? ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस थर्मोकपल, यानी कि यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा कांस्टेंटाइन, और ये जो भी अगर कॉपर है तो कॉपर, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा? ये वोल्टेज जनरेट होगा और उस वोल्टेज की वैल्यूज़ जो होंगी वो इस कंपेंसेटिंग सर्किट में मौजूद होंगी, और ये ऐड कर देगा किसमें? आउटपुट वोल्टेज में। ठीक है, और ऐड अप करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें ऑटोमेटिकली वी एस मिल जाएगा। राइट? So this compensating circuit will be adding the value of VR that was subtracted from the VS in the output voltage। ठीक है, तो ये जो VR की वैल्यू होगी वो इसे पता होगी इस कंपेंसेटिंग सर्किट को, क्योंकि इसको टेम्परेचर भी मालूम है और इसके पास इस मटेरियल का विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो भी पता है इसको। तो ये वो वाला वोल्टेज क्या करेगा? एज इन द फॉर्म ऑफ वी कंपेंसेशन यहाँ पर इस टर्मिनल पे क्या कहते हैं, डेवलप कर देगा या फिर प्रोजेक्ट कर देगा। तो ये जो वी कंपेंसेशन है ये इस सर्किट का पार्ट बन जाएगा और फिर आपको यहाँ पर वी आउट मिल जाएगा। सही है, तो इस तरह से क्या होगा? यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपेंसेशन हो जाएगी। तो ये जो टेक्निक है, जो मेथड है, ये हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रादर देन यूजिंग द कोल्ड जंक्शन टेक्निक वी यूज दिस टेक्निक। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर वही सेम चीज़ रिपीट हुई है। द मेजरिंग जंक्शन टर्मिनल्स आर स्क्रूड ऑन एन आइसोथर्मल ब्लॉक, the temperature of which remains uniform within plus minus 0.05 degrees Celsius. The temperature of the isothermal block is measured independently and compensating voltage is generated using electronic circuitry। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, ये कंपनसेटिंग वोल्टेज जनरेट कर देगा। वो जब केवीएल अप्लाई होगा तो उसमें डायरेक्टली एड अप हो जाएगा, तो एड अप होने से वो कंपनसेशन हो जाएगी जो कि रिड्यूस हो रही थी हमारे पास। This compensation voltage is combined with the EMF from measuring junction to obtain the true temperature। ठीक है, जो true temperature था वो कौन सा था? Vs था। तो by adding this V compensation in V out, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक्चुअल V out मिलेगा, क्योंकि ये V compensation जो है, जो VR माइनस हो रहा था उसमें एडअप होने के बाद ज़ीरो कर देगा, तो हमें एक्चुअली Vs इज इक्वल्स टू V out हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, नाउ thermopile। थर्मोपाइल बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थर्मोकपल्स होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर वो ज़्यादा नहीं होता। तो अगर हम थर्मोकपल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, इस एनवायरनमेंट में, तो हम क्या करते हैं? फिर हम थर्मोकपल यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम थर्मोपाइल इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज हो वो ज़्यादा हो। इसमें क्या होता है? इसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों कम्बिनेशन होती है। अगर हमें करंट चाहिए ज़्यादा तो हम पैरेलल कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, इसमें वोल्टेज तो कम रहेगा लेकिन करंट ज़्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, यानी कि अगर हमें आगे जो ड्राइविंग सर्किटरी है, ठीक है, अगर लोड ज़्यादा है, उसको करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर हम पैरेलल कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर वोल्टेज कम जनरेट हो रहा है तो फिर हम सीरीज कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी यूज़ दिस थर्मोपाइल कम्बिनेशन, इधर इट कैन बी सीरीज और इट कैन बी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ जो आप फिगर ए देख रहे हो ये कौन सा है? ये सीरीज कम्बिनेशन है। तो इसमें हमारे पास देखें, ये एक मेटल हो गया, मेटल ए, फिर मेटल बी, फिर मेटल ए, फिर मेटल बी, इस तरह से ये अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे? सीरीज में होंगे। हमारे पास शुरू से लेकर के यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा
वो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। सही है। क्योंकि देखिए अगर आप गौर करें तो जो थर्मोकपल होता है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है, अगर ये कॉपर है, ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट 10 है, तो वी आउट हमें इन दोनों के दरमियान मिलेगा। तो अगर ये हमारे पास लेट सपोज कॉपर है, तो ये भी क्या होगा, कॉपर होगा, ये भी क्या होगा, कॉपर होगा, और ये भी क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है। तो यानी कि जो बैक स्लैश वाले जो यहाँ पे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो कॉपर हैं, और जो स्लैश वाले जो यहाँ पर पोर्शन है, ठीक है, ये स्लैश ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट 10 है। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बॉटम पे कांस्टेंट 10 आ गया, नीचे दिस इज कांस्टेंट 10, और ये टॉप पे क्या है हमारे पास, कॉपर है। तो इन दोनों के दरमियान का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी द वोल्टेज आफ्टर combination of all these थर्मोकपल कम्बिनेशन वोल्टेजेस। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने थर्मोकपल हैं, एक, दो, तीन और चार। ठीक है। यानी कि ये चार थर्मोकपल का सीरीज कम्बिनेशन है। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके। तो ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, करंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। Thermocouples are sometimes connected in series or parallel to provide increased voltages or current output. Four thermocouples are connected in series in figure A, with wire A being positive and B being negative in each thermocouple. The total EMF between points 1 to 5 is the sum of individual thermocouple EMF. ठीक है। एक से लेके 5 तक जो हमारे पास पॉइंट हैं, उन तमाम का जो यानी जो वोल्टेज है वो इंडिविजुअल थर्मोकपल के सम के बराबर है। An arrangement of this type is called thermopile and is used to obtain increased sensitivity and greater absolute EMF from a thermocouple installation. Definitely से sensitivity क्या होगी, बढ़ जाएगी, because we will get the higher voltages for the same temperature. Okay. जो next है thermopile का वो है parallel arrangement. ठीक है। यहाँ जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं कौन सा, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो देखें ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट कनेक्ट हुए हुए हैं किससे, इस बी से। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टाइप का मेटल हो जाएगा। सही। यानी कि जो बी है, बी से ए तक हमारे पास एक टाइप के मेटल जा रहे हैं। ठीक है। और इसको अगर हम सी कह लें तो सी से लेके ए तक हमारे पास एक टाइप के मटेरियल जा रहे हैं, यानी कि मेटल है। तो अगर ये हमारे पास कॉपर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 10 हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट जो होता है कि हमारे पास जो करंट आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है, बट जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। ठीक है। दिस इज द पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये हीट अप है, यानी कि हीट होने वाला जंक्शन है। बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारा हीटिंग टर्मिनल है, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं दोनों के दोनों मेटल। सही है। और ये वाले जो हमारे पास ये रेफरेंस हैं ये दोनों। उसी तरह जो ऊपर आप देख रहे थे यहाँ पर ये हीटिंग टर्मिनल था, और ये हमारे पास रेफरेंस था। ठीक है। तो याद रखें हीटिंग टर्मिनल कौन सा होगा, जहाँ पर थर्मोकपल का हीटिंग जंक्शन होगा, यानी कि कंबाइंड जंक्शन होगा। बाकी जो रेफरेंस है वो फिर हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। ओके। तो पैरेलल अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ लार्ज करंट बट ईएमएफ इज सेम एज दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल थर्मोकपल शोन इन फिगर बी। अब थर्मोकपल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। थर्मोकपल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स और कैलिब्रेशंस। द मोस्ट कॉमन आर द बेस मेटल थर्मोकपल्स नोन एज टाइप्स JKTEN। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के जो हैं थर्मोकपल अवेलेबल हैं मार्केट में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, और उनकी जो कैलिब्रेशन होती है वो भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। तो इनकी बेसिस पर जो है हम थर्मोकपल की टाइप्स डिफाइन करते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो जो बेसिक मेटल्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम टाइप JKTE और N में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये इनकी टाइप्स हैं, JKTE और N जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। देयर आर आल्सो हाई टेम्परेचर कैलिब्रेशंस आल्सो नोन एज नोबल मेटल थर्मोकपल्स, जिनकी टाइप्स कौन सी होगी, टाइप्स RS
सी एंड जी बी। ठीक है, ये फर्दर टाइप्स हैं जो कि नोबल मेटल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, और उनका जो टेम्परेचर कैलिब्रेशन होता है, टेम्परेचर रेंज होता है, वो हाई होता है। K type thermocouples are known as general purpose thermocouple due to its low cost and temperature range। ठीक है, जो K टाइप का थर्मोकपल होता है ये जनरल पर्पस थर्मोकपल कहलाता है, क्योंकि इसकी एक तो कॉस्ट कम होती है और इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो नेगेटिव में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अराउंड 50-60 डिग्री सेल्सियस के आई थिंक बराबर होती है। और जो हायर सेल्सियस है इसका यानी कि पॉजिटिव में, वो काफ़ी हाई होता है, 1700-1600 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है, तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड रेंज एंड लोअर कॉस्ट। If you see reference by type on a spec sheet, the description is referring to the kind of metal alloy used for the wires conductor। ठीक है, अगर आप इसकी डेटा शीट या स्पेसिफिकेशन शीट देखेंगे तो उसमें आपको जो है जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और जो वायर यूज़ हुआ है कंडक्टर के लिए, वो पता चल जाएगा कि वो कौन सा है। अच्छा जी, अभी ये टाइप ई है, ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ होता है? क्रोमेल और कांस्टेंटेन से। इसमें क्रोमेल पॉजिटिव होता है, कांस्टेंटेन नेगेटिव होता है। इसी तरह टाइप जे है, ये आयरन और कांस्टेंटेन से मिलके बना होता है। टाइप के क्रोमेल एल्यूमेल से। टाइप एन नाइक्रोसिल और नाइसिल से मिलके बना हुआ होता है। टाइप टी कॉपर और कांस्टेंटेन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन टाइप है यानी कि टाइप के, इट इज़ मेड अप फ्रॉम क्रोमेल एंड एल्यूमेल। ठीक है जी। If the letter X comes with type letter, it indicates the cable in extension grade and is generally used as wire or the connection between probe and measuring unit। अच्छा, अब होता क्या है कि देखें, ये डेफिनेटली जो जे के टी ई और एन है, ये इन मटेरियल से मिलके बना, यानी कि इन मेटल से, क्रोमल से और कांस्टेंटेन से। इनका प्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्योंकि इनको उस इन्वायरमेंट में रह के फंक्शन परफॉर्म करना होता है। दीज आर द सेंसिंग एंड्स और सेंसिंग एलिमेंट। तो अगर इस टाइप ई के साथ अगर हम आगे एक्स लगा देंगे, या फिर अगर हम जे एक्स लगा देंगे या के एक्स लगा देंगे या एन एक्स कह देंगे, इसी तरह टी एक्स कह देंगे, तो ये जब हम एक्स लगा रहे हैं, दिस एक्स विल रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ग्रेड। ठीक है, एक्सटेंशन ग्रेड से क्या मुराद होती है? ये मटेरियल तो सेम रहता है लेकिन इनकी प्योरिटी लेवल वो नहीं रहती। ठीक है, और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन ग्रेड को? हम इसको आम तौर पे जो जैसे ये हमारा एक थर्मोकपल हो गया, ठीक है, तो इसके ये जंक्शन हो गया यहाँ पर, तो इसको हमने अटैच करना है ना किसी वायर से, तो वो कॉपर हो सकता है। ठीक है, ये सस्ता पड़ेगा। या फिर क्या हो सकता है, यही एक्सटेंशन ग्रेड का हमारे पास क्या हो, वायर हो। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये टाइप के है हमारे पास, दिस इज टाइप के है, तो इसमें हमारे पास ये क्रोमेल हो जाएगा, ठीक है, और ये एल्यूमेल। तो इसी तरह से ये हमारे पास एल्यूमेल होगा और ये क्या होगा, क्रोमेल होगा। यानी कि जो तार हम इसमें अटैच करेंगे वायर, वो भी सेम मटेरियल का होगा लेकिन सस्ता वाला होगा। और ये कहाँ तक जा रहा होगा? ये जा रहा होगा इस कंप्यूटर तक, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर तक जा रहा होगा। सही है, क्योंकि ये तो हमारा फर्नेस में लगा हुआ है। ठीक है, बाकी जो कनेक्शन है तार, मुमकिन है ये 100 मीटर हो, तो अब 100 मीटर का जो है आप क्या कहते हैं, प्योर जो थर्मोकपल का वायर है वो तो इस्तेमाल नहीं करोगे, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो हम उसी ग्रेड का, लेकिन एक्सटेंशन ग्रेड का हम क्या करते हैं, वायर इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारा जो है जो सेटअप होता है वो बेहतर हो जाता है। ओके, तो X only represents the extension grade। In these cases, the types of cables are listed as type EX, JX, KX, NX and TX। थर्मोकपल चूजिंग क्राइटेरिया, हम थर्मोकपल को चूज कैसे करते हैं? बिकॉज अ थर्मोकपल मेजर्स इन वाइड टेम्परेचर रेंजेस एंड कैन बी रिलेटिवली रगेड, थर्मोकपल्स आर वेरी ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, इनका टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत रगेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको सप्लाई की ज़रूरत भी नहीं होती, मेटल के बने हुए होते हैं ये। तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह लें आप, एक तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं और जो डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट होते हैं या हार्श इन्वायरमेंट होता है उसको भी ये बर्दाश्त कर लेता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज इन सेलेक्टिंग अ थर्मोकपल। पहला, टेम्परेचर रेंज इसकी,
ठीक है, इन चीज़ों की बुनियाद पर हम कोई थर्मोकपल चूज़ करेंगे कि उसकी टाइप कौन सी वाली यूज़ करनी है, के यूज़ करना है, ई यूज़ करना है, जे यूज़ करना है, वाट एवर जो भी यूज़ करना है। केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मोकपल और शीट मटेरियल। ठीक है, उसकी केमिकल रेजिस्टेंस यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे रस्टिंग वाला केमिकल्स हैं, ठीक है, या एसिडिक मीडियम है, तो वहाँ पर हम वो वाला मेटल इस्तेमाल करेंगे थर्मोकपल का जो कि आसानी से जिस पे रस्ट ना लगे। ठीक है, तो वो महंगा होगा, हो सकता है महंगा हो, लेकिन काम का होगा हमारे। अब अगर हमने वहाँ पे आयरन इस्तेमाल कर लिया तो फ़ौरन रस्टी हो जाएगा, फिर वो फंक्शन करना छोड़ देगा, तो इसीलिए इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट, एब्रेशन एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस। ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कोई स्ट्रॉन्ग मेटल इस्तेमाल करेंगे। एब्रेशन जहाँ पे रगड़ वगैरह लग रही है, खराश आ रही है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, थर्मोकपल चूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मे नीड टू बी कंपेटेबल विद एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। अब डेफिनेटली जो थर्मोकपल्स होते हैं जो हमने देखे हैं वो तो सिंपल टाइप के हैं, लेकिन इसमें काफ़ी एडवांस्ड भी हैं। ठीक है, तो उनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, वो कंपैटिबल होना चाहिए। अब आपने थर्मोकपल ऐसा ख़रीद लिया है जो कि लग ही नहीं सकता, यानी कि कंपैटिबल ही नहीं है आपके कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो होल्स आपने किए हुए हैं किसमें, फर्नेस वगैरह में जहाँ से आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, उसका साइज़ डिफरेंट है, थर्मोकपल का साइज़ डिफरेंट है। थर्मोकपल काफ़ी बारीक है, होल बड़ा है तो मुश्किल हो जाएगी, या होल छोटा है, थर्मोकपल का साइज़ बड़ा है, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, तो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ थर्मोकपल, और डेफिनेटली जितना फास्ट उसका रिस्पॉन्स होगा उतना ही आपको रियल टाइम में करेक्ट वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी, अचीव होंगी। ये ग्राफ दिखाया हुआ है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के थर्मोकपल्स हैं, जैसे ये टाइप ई का ग्राफ है, ठीक है, टाइप जे का ग्राफ है, टाइप टी का ग्राफ बहुत छोटा सा है, टाइप टी का ग्राफ, ठीक है, दिस इज टाइप टी ग्राफ, इतना सा है बस, यानी कि इसका टेम्परेचर रेंज है वो बहुत कम है, 200 से अराउंड 600 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका सिर्फ टेम्परेचर रेंज। इसी तरह टाइप एस है हमारे पास, टाइप के देखें क्रोमल और एल्यूमेल ये वाला है, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, ये तकरीबन जनाब ये 200, इनफैक्ट ये 200 से भी नेगेटिव यानी कि माइनस में होगा ये, तो ये तकरीबन 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड जो है ये शो कर रहा है, ये इसकी काफ़ी बड़ी रेंज है। ठीक है, और टेम्परेचर और साथ में क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो वोल्टेज है वो भी क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। ठीक है, और ये देखें ये दरमियान में है कि इसका स्लोप भी ऑलमोस्ट 45 डिग्री वाला है। ठीक है, तो ये मॉडरेट है। इसी तरह क्रोमेल और कॉन्स्टेंटाइन भी अच्छा है टाइप ही, लेकिन इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो कम है, इसका रिस्पॉन्सिविटी ज़्यादा है, तो जितना स्लोप हायर होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ पर हाँ गिवन है थर्मोकपल जो हमारे पास के टाइप का होता है, के टाइप थर्मोकपल, उसका हमें रेंज गिवन है यहाँ पर। ठीक है, कितना है, -454 टू 2300 फ़ारेनहाइट, यानी कि -270 डिग्री से 1260 सेल्सियस है। ठीक है, और जो इसका एक्सटेंशन वायर होगा उसकी रेंज कितनी है, 32 से लेकर के 392 फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 से 200 डिग्री सेल्सियस है इसकी रेंज। तो अगर हमारे पास हमें सस्ता माल इस्तेमाल करना है तो फिर हम एक्सटेंशन वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेंज इसकी कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, दिस चार्ट इज़, या ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल बेसिकली किसके दरमियान है, ये टेम्परेचर इन सेल्सियस और जो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है उन दोनों के दरमियान है। उसको रीड करने का तरीका क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से, तो जो पहला रो है दिस इज़ टेम्परेचर, और जो पहला कॉलम है दिस इज़ टेम्परेचर, और जो दरमियान में आप मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स में हमारे पास क्या है, दीज आर वोल्टेजेस, कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस। तो रीड करने का तरीका क्या है कि लेट सपोज अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट साइड से करेंगे। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये ज़ीरो हो गया और ऊपर भी ज़ीरो, तो ये कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना चाहते हैं तो फिर कितना होगा, हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ये ज़ीरो और फिर ये 1।
ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 1 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इसका वोल्टेज कितना होगा, 39, आई थिंक ये माइक्रो वोल्ट होगा। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस पे देखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो और ये 2, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही है। इसी तरह अगर हम 9 पे देखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, ये ज़ीरो वाली लाइन और 9 वाली लाइन, जो इंटरसेक्शन है इसका 357 माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम देखना चाहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो ये हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 के साथ आगे कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़ीरो ही चाहिए, तो ये ज़ीरो हो गया, तो ये कितना हो गया, 397 हो गया, 397 माइक्रो वोल्ट। ओके, अगर लेट सपोज हम चाहते हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे क्या वोल्टेज होगा, तो 50 हमारे पास ये हो गया और 5 ये हो गया। ठीक है, तो 55 इस तरह से बनेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। ये 50 + 5, ठीक है, 50 + 5 55, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वोल्टेज आ गया, यानी कि 2230 माइक्रो वोल्ट। लेट सपोज हम चाहते हैं 99 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 90 ये हो गया और 9 ये कॉर्नर पे है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे लाइन को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया, यानी कि 4055 माइक्रो वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे। अच्छा, ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये कंप्लीट टेबल नहीं है, कंप्लीट टेबल इसका काफ़ी बड़ा है, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ थर्मोकपल टाइप के टेबल। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है ये उसका सिर्फ, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप किस तरह से रीड करेंगे उसके लिए यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड किया है। ठीक है जी, तो ये उसी की डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, और ये देख लें ये माइक्रो वोल्ट में इसकी यूनिट्स हैं, तो आप जो आउटपुट वोल्टेज मेजर करोगे या रीड करोगे दैट विल बी इन माइक्रो वोल्ट, राइट। ओके, अभी एग्जांपल है छोटी सी, टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, देन फ्रॉम द टेबल द इक्विवेलेंट थर्मोकपल आउटपुट 397, तो 10 डिग्री सेल्सियस ये है हमारे पास और साथ में ज़ीरो, तो ये 397 माइक्रो वोल्ट। तो इस तरह से अब आपको पढ़ना आ जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें, जाहिर सी बात है अगर हम थर्मोकपल के टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम बार बार ये लुकअप टेबल यूज़ करेंगे, नहीं। हमें तो डिस्प्ले के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर डायरेक्टली क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इस वोल्टेज को क्या कर देते हैं, इसके इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर है उसके साथ हम फीड कर देते हैं अपने कंप्यूटर में। तो जैसे ही वोल्टेज मेजर होता है तो वोल्टेज इक्वेट होकर के कहाँ आ जाता है, हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाता है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर तरीका यहाँ मेंशन है, अ मोर वायबल अप्रोच यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर इज टू अप्रोक्सीमेट द टेबल वैल्यूज यूजिंग अ पावर सीरीज पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखें ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है 0 और 1। ठीक है, 0 और 2 इनके दरमियान में नहीं है, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, या 798 और 838 के दरमियान की अगर कोई वोल्टेज की वैल्यू आए तो कितना टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा। तो फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पावर सीरीज इस्तेमाल करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, इक्वेशन, यानी कि इस चार्ट को देखते हुए वो एक इक्वेशन जनरेट करते हैं। ठीक है जी, जिसको हम कर्व फिटिंग भी कहते हैं एक तरह से। तो जो भी हमारे पास वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को हम पुट कर देते हैं उस पॉलिनोमियल सीरीज में, और हमारे पास जो आउटपुट आता है वो फिर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाता है, और वो फिर डिस्प्ले पे शो हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि लुकअप टेबल से मैच करना है, कंपेयर करना, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ दूसरा इशू क्या है, वो ये कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी यहाँ पर। अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होंगी, यानी कि पॉइंट्स में होंगी, टेम्परेचर में या फिर वोल्टेजेस में, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन सीरीज डेवलप करते हैं इस टेबल को देखते हुए। ठीक है, और उसमें हम अगर टेम्परेचर पुट करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा, और अगर वोल्टेज पुट करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे वोल्टेज ही आएगा, उसमें पुट होगा और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। ओके, अच्छा जी, अभी एग्जांपल 1 है, कैलकुलेट द एवरेज सेंसिटिविटी in terms of microvolt per degree Celsius of a type के thermocouple in the temperature range 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मींस माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, और आपको रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या गिवन है, 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो आपने करना कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आपको सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है जिसमें ऊपर वोल्टेज आए और नीचे क्या है, डिग्री सेल्सियस आए, और ये एवरेज हो। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या है, नीचे हमारे पास दो टेम्परेचर आ जाएंगे, T2 माइनस T1, और ऊपर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। सही है, तो टेम्परेचर तो हमें पता है, T2 हमारे पास 100 है, T1 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है। तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो हम इस टेबल से देख लेते हैं। 0 डिग्री पे हमारे पास क्या है, 0 है वोल्टेज, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये 100 हो गया, और ये कितना है, 4096। तो सिंपल क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 मीन्स 4096 माइनस 0, और इसी तरह 100 माइनस 0। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके मिला हुआ है 4096 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 40.96 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सेंसिटिविटी हो गई इस रेंज में। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, द कोल्ड जंक्शन ऑफ अ टाइप के थर्मोकपल इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक कोल्ड जंक्शन थर्मोकपल के टाइप का जो है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। यूज अबव टेबल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर इफ द मेजर्ड वोल्टेज इज ए 798 माइक्रोवोल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, कब, जब वोल्टेज कितना हो, 798 माइक्रोवोल्ट हो। तो 798 माइक्रोवोल्ट जो है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो किधर होगा, ये रहा 798, इसे 798 माइक्रोवोल्ट, तो ये कितना बनेगा, 20, और ये 0 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा क्या है, 2602। तो 2602 कहाँ है, ये है, और ये कहाँ रिजाइड कर रहा है, 60 और ये 4 यानी कि 64 डिग्री सेल्सियस। सो आवर आंसर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड 64 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंपल। अच्छा जी, नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन इमेजिनरी थर्मोकपल। अब देखें यहाँ पर थर्मोकपल की टाइप नहीं गिवन है, यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ एक इमेजिनरी थर्मोकपल है जिसमें हमें टेम्परेचर और वोल्टेज का रिलेशनशिप गिवन है, और वो रिलेशनशिप क्या है, V इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। ठीक है, नाउ वी आर गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वोल्टेज। ठीक है, V इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो करना क्या है, तो ये हमें रिलेशनशिप गिवन है वेयर V इज द जनरेटेड थर्मोकपल ईएमएफ इन माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट में V आएगा, एंड T इज द टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड 0 डिग्री सेल्सियस जंक्शन। ओके, यानी कि हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के दरमियान का। इफ द थर्मोकपल ईएमएफ रीडिंग इज 3000 माइक्रोवोल्ट, अगर थर्मोकपल जो है वो आउटपुट पे क्या दिखा रहा है, 3000 माइक्रोवोल्ट दिखा रहा है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन इज 25 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड जंक्शन है उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन, आपको क्या करना है, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें वी आउट गिवन है कितना, 3000 माइक्रोवोल्ट। सही है, ये हमें वी आउट गिवन है। अच्छा, हमें क्या मालूम करना है, हमें वी एस मालूम करना है। हमें यहाँ पर वी आर भी नहीं पता, यानी कि जो रेफरेंस है जो कोल्ड जंक्शन वाला है वो भी नहीं पता है हमें, लेकिन हमें ये पता है कि इसका जो टेम्परेचर है यानी कि टी आर रेफरेंस टेम्परेचर वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी, तो हमें वी एस मालूम करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन, हमें हॉट जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर आपको याद हो जब हम कर रहे थे सॉल्व, तो हमें हॉट जंक्शन का मालूम करना था, यानी कि हमें वी एस मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें वी आर मिल जाता है
तो हम वी आर की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वी आउट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एस मिल जाएगा। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ई एम एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 25 स्क्वायर 625, कैसे? ठीक है, ये किससे रेलिवेंट है, ये 25 डिग्री सेल्सियस से रेलिवेंट है। आपके पास रिलेशन मौजूद है, v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो अगर हमें वी आर मालूम करना है, ठीक है, यानी कि वी आर से मुराद क्या है, वी 25 डिग्री सेल्सियस, ये किसके बराबर होगा, 25 के होल स्क्वायर के, किसके बराबर आ जाएगा, 625 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वी आर कैलकुलेट कर लिया, या फिर ई एम एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया। फिर सेंसर का ईएमएफ किसके बराबर होता है, सेंसर ईएमएफ इज इक्वल्स टू, यानी कि ये क्या है, ये वी एस है, वी एस इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आर। ये हमने देखा था, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई भी है, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आउट इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर। ठीक है, और सॉरी, और वी एस इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा होगा, जो सेंसर का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, वी नॉट प्लस वी आर के बराबर होता है। तो वी नॉट हमारे पास कितना था, या वी नॉट या वी आउट, वो 3000 माइक्रो वोल्ट है। ठीक है, इसी तरह जो वी आर है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो 625 है, दोनों को एडअप करेंगे तो क्या मिलेगा, 3625 माइक्रो वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वोल्टेज आ गया। अभी भी हमें टेम्परेचर नहीं मालूम। ठीक है, जो टेम्परेचर था वो हमें नहीं पता सेंसिंग एंड पे। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन। जो हॉट जंक्शन उसका टेम्परेचर नहीं मालूम, लेकिन हॉट जंक्शन का हमें क्या मालूम हो गया है, हमें वोल्टेज मालूम हो गया जो कि 3625 है। तो हमारे पास रिलेशन तो मौजूद है, v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। हमें टेम्परेचर मालूम करना है, तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, v, यानी कि 3625। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हॉट जंक्शन टेम्परेचर इज इक्वल टू टी अंडर रूट वी, और ये अंडर रूट 3625 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 60.21 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा जी, टी कैन नॉट बी अंडर रूट 3000 प्लस 25, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पहले टोटल क्या चाहिए होगा, वोल्टेज चाहिए होगा, फिर हम उसको उस रिलेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है, इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे सेपरेटली। ओके, तो ये टेक्निक जो है, ये रॉन्ग टेक्निक है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, एन अननोन टेम्परेचर इज मेजर्ड विद अ टाइप के थर्मोकपल। अब यहाँ पे थर्मोकपल कौन सा है, टाइप के है। अ थर्मोकपल वोल्टेज ऑफ 2602 माइक्रोवोल्ट इज मेजर्ड। तो जो थर्मोकपल का जो वोल्टेज है वो 2602 माइक्रोवोल्ट मेजर किया जाता है। इफ़ द कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द प्रोसेस टेम्परेचर मेजर्ड बाय द हॉट जंक्शन साइड ऑफ द थर्मोकपल। ठीक है, क्या मतलब हुआ, यहाँ पर एक अननोन टेम्परेचर मेजर कर रहा है, कौन सा टाइप है, थर्मोकपल टाइप के है, और थर्मोकपल का जो वोल्टेज है वो कितना है, 2602 माइक्रोवोल्ट है। अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज़, टेम्परेचर मेजर्ड बाय द हॉट जंक्शन साइड ऑफ द थर्मोकपल। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम इसको बनाएं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट का क्या गिवन है, थर्मोकपल वोल्टेज ऑफ 2602 माइक्रोवोल्ट मेजरमेंट। ठीक है, और जो हमें यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक, यहाँ का हमें क्या गिवन है, यहाँ का हमें टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, हॉट जंक्शन का, कोल्ड जंक्शन का हमें टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, थर्मोकपल वोल्टेज ऑफ 2602 माइक्रोवोल्ट इज मेजर्ड, और जो हमें वोल्टेज गिवन है वो कितना दिया हुआ है, 2602 माइक्रोवोल्ट गिवन है।
तो खैर हमें मालूम क्या करना है, हमें ये टी मालूम करना है। ठीक है, टी एस कह लें आप, टी सेंसर। ओके, तो फ्रॉम द टेबल, हम टेबल इसमें इस्तेमाल करेंगे वही पिछला वाला। तो उस टेबल के हिसाब से 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, 798 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो ये जो कोल्ड जंक्शन है ना, उसका 20 डिग्री सेल्सियस था, तो उसका हमें क्या मालूम हो गया, वोल्टेज मालूम हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर द करेक्शन वोल्टेज 798 माइक्रोवोल्ट शुड बी एडेड टू द मेजर्ड वोल्टेज 2602 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो ये जो 2602 माइक्रोवोल्ट है इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर देंगे, 798। ठीक है, क्योंकि ये 2602 क्या था, ये आउटपुट वोल्टेज था, तो उसमें हमने कोल्ड जंक्शन का जो वोल्टेज है वो एडअप कर दिया। ठीक है, जब एडअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3400 माइक्रोवोल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 3400 माइक्रोवोल्ट, ये वी एस हो गया, यानी कि सेंसर का वोल्टेज हो गया। ओके, द करेक्टेड वोल्टेज रिप्रेजेंट्स द थर्मोकपल ईएमएफ दैट वुड ऑब्टेन इफ द रेफरेंस जंक्शन वाज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये होता तो हमें वी एस इतना मिलता। ओके, कि हमने कंपेंसेट कर दिया इसको ऐड करके। अगेन फ्रॉम टेबल द टेम्परेचर that corresponds to 3400 microvolt is somewhere between 83 डिग्री सेल्सियस एंड 84 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, ये जो 3400 माइक्रोवोल्ट आया है ये किसका है, ये वी एस आया है या फिर हॉट जंक्शन का वोल्टेज आया है। दिस इज वी एस, 3400 माइक्रोवोल्ट। और ये जो 3400 माइक्रोवोल्ट है, ये अगर हम गौर करें किसमें, टेबल में, तो चले हमें टेबल पे जाना होगा। 3400, तो यहाँ देखते हैं 3400, 3400 माइक्रोवोल्ट। ठीक, 3391, तो ये कहीं यहाँ पर होगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्या मौजूद होगा, 3400 माइक्रोवोल्ट। और ये किसके दरमियान है, ये 83 और 84 के दरमियान है कहीं पर। सही है, 3400। तो अब हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी है इन दोनों के दरमियान की, जो कि हमें पता नहीं, हमें टेबल से नहीं मिल सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 83 और 84 वोल्ट के दरमियान कहीं मौजूद है। ठीक है, और ये कौन कौन सी वैल्यू है, 3391 और 3433। ओके, तो इसको आप से अपने जहन में रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने क्या टेक्निक इस्तेमाल करी, इसके लिए हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया। ठीक है, और इस पे हमने ड्रॉ किया। हमने देखा कि 83 डिग्री सेल्सियस और 84 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में कहीं पर हमारा क्या मौजूद है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर मौजूद है जो कि हमें चाहिए। और 83 डिग्री सेल्सियस पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 3391 माइक्रोवोल्ट है। और 84 पे कितना वोल्टेज मौजूद है, 3433 माइक्रोवोल्ट मौजूद है। हमें कैलकुलेट किस पे करना है, 3400 माइक्रोवोल्ट पे कैलकुलेट करना है, यानी कि इस वाले पे कैलकुलेट करना है। तो इसके हिसाब से 3400 और 3391 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 माइक्रोवोल्ट है। ठीक है, और टोटल डिफरेंस कितना है, 3433 और 3391 में, ये 442 माइक्रोवोल्ट है। ठीक है, तो अब जहन में रखें इसको, ये 9 माइक्रोवोल्ट इन बिटवीन 3400 जिस पे हमें मालूम करना है, और इसका पिछला वाला, और जो टोटल डिफरेंस है वो कितना है, 42 माइक्रोवोल्ट। तो हम इक्वेशन क्या बनाते हैं अपनी, हम इक्वेशन बनाते हैं, ये बन जाएगा इज इक्वल टू 9/42। ठीक है, 9 माइक्रोवोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेंज। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का। इसी तरह जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है, तो वो टोटल रेंज क्या है हमारे पास, 1 है। दिस इज 1, 84 माइनस 83, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 42 टोटल रेंज था, तो यहाँ पे टोटल रेंज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है, और इसका 83 से फासला कितना है हमें नहीं पता, तो इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/42 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, सिंपल। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा
जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब क्या हो जाएगा? ये जवाब होगा जनाब 83.2143 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके। तो हमने क्या किया, हमने ये ग्राफ वाली टेक्निक इस्तेमाल करी है। सो विच इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैंने तरीके से आपको समझा दिया है। अब अगर एग्ज़ाम में या मिड तो खैर हो चुका है, अब सॉरी फाइनल में जब क्वेश्चन आए कुछ इस किस्म का, तो फिर आई होप कि आप लोग कर सकते हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इसको री एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। अब ये टाइप के थर्मोकपल का चार्ट गिवन है हमें। ठीक है, ये कंप्लीट चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जो कि आपको आराम से मिल सकता है। तो ये पहला इसका पेज है, फिर ये दो शीट्स इसमें और शामिल हैं। तो देखें ये नेगेटिव है, यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखें ये ज़ीरो से लेकर के कहाँ तक है, -270 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह यहाँ से पॉजिटिव में ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, ये गया है तकरीबन हमारा आई डोंट नो ये कितना है, बहरहाल ये 800 कुछ है। ठीक है, 890 के अराउंड है आई थिंक। हाँ जी, 890 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये 890, और अगर आप साथ में ये 10 भी लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, 890 + 10, तो ये 900 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही है। खैर एनी वेज, तो इसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ थर्मोकपल। ठीक है, तो इसको आप लोग सही से रिवाइज कर लीजिए। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है और काफ़ी आसान है, बस चार्ट का इस्तेमाल है थोड़ा सा। सही, बाकी इसकी थ्योरी है। तो इसको ठीक से देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा वो करेंगे। ठीक है, वो भी सेंसर से रेलेवेंट ही होगा। ओके जी।